अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हेलो एरिन्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, हेलोबेंजीन में जो हेलोजन एटम है उसका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। मींस ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, और ऐसे में जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है या इलेक्ट्रोफिलिक एटम है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में अटैक करता है। और ये किससे होता है? प्लस आर इफेक्ट, मींस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। बट हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में काफी हाई होती है। ऐसे में जो हैलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, और बेंजीन रिंग में होने वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है किसमें? हेलो एरिन्स में, उसका जो रेट है एक प्योर बेंजीन में होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट से कम हो जाता है। ऐसे में हैलोजन एटम को बोला जाता है ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रेट को कम कर देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैलोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, और ऐसे में हैलोजन एटम को क्या बोला जाता है? ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो समझ गए बच्चों कि जो हैलोजन एटम है, परमाणु है, वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग में वो कहां पर होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। ऑर्थो पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता है, बट हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, ऋण विद्युता ज्यादा है। तो ऐसे में ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है बच्चों, और ऐसे में बेंजीन में जो होता है, मतलब एक हेलो बेंजीन में होने वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो प्योर बेंजीन में होने वाले सब्स्टिट्यूशन से कम होता है। और ऐसे में हैलोजन एटम को क्या बोला जाता है? ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, निष्क्रियकारी समूह। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ध्यान रखें ये कौन होते हैं? हैलोजन्स। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेशन ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ओके ग्रुप, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन्स is more effective than plus resonance effect, positive resonance effect due to high electronegativity of halogen atoms। तो हैलोजन जो होते हैं बच्चों, हैलोजन एटम का जो ऑर्थो पैरा, तो हैलोजन को क्या बोला जाता है? ऑर्थो पैरा निष्क्रिय समूह, क्योंकि हैलोजन की उच्च ऋण विद्युता के कारण इसका माइनस आई प्रभाव प्लस आई इफेक्ट से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। फिर भी हेलो एरिन्स में वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलती हैं जो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप द्वारा शो की जाती है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट डालता है और कौन कितना अमाउंट में बनेगा। तो देखो बच्चों, ये है हैलोजन ग्रुप। ओके, और यहां पर कॉन्जुगेशन प्लस एम इफेक्ट, या हम इसी को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। ध्यान रखें कि इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब ये जो लोन पेयर है यहां शिफ्ट हो जाता है। हम जानते हैं दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे हो तो मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट यहाँ पर जो मीजोमेरिक इफेक्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कम पड़ जाती है। फिर भी हम यहाँ पर इस तरह से देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, फिर ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और आगे बढ़े तो हम यहाँ पर ऐसे लोन पेयर शिफ्ट दिखा सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि ये ये पैरा और दो जगह ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। बट यहां पर अगर आप देखें तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी मिलेगा और माइनस प्लस एम इफेक्ट मिलता है, दोनों ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट है यहां पैरा में चले जाए तो केवल प्लस एम इफेक्ट इफेक्टिव होगा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट जीरो। तो ये जो होगी ये होगी डोमिनेंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन में अधिक प्रभावी होगा। मींस इस पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कम होगा देन यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट भी पड़ रहा है और प्लस एम, यहां केवल प्लस एम इफेक्ट है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। तो आप देखोगे कि इनमें जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, समझ गए ना बच्चों, वो मेजर होगा और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, माइनर होगा। तो हैलोजन में या हैलोएरीन्स में वो सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो एक नॉर्मल ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप द्वारा शो किए जाते हैं। तो पहले आप इसे अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैलोएरीन्स में मिलती हैं। देखो कौन कौन सी होगी। सपोज यहां पर हम क्लोरोबेंजीन को लेकर समझ रहे हैं, तो यहां पर क्लोरीनेशन कराए हम AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस मींस हैलोजनेशन। ओके, तो हैलोजनेशन में टू प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एक तो हो गया Cl ऑर्थो और एक Cl कहां बनेगा बच्चों, पैरा। तो ये माइनर होता है और ये क्या होता है बच्चों, मेजर। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थो पोजीशन में माइनस आई इफेक्ट भी मिलता है और प्लस एम, यहां पर केवल प्लस एम इफेक्टिव है और ऐसे में ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जस्ट ऐसा ही नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ करें, नाइट्रेशन, ओके, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन में भी वही है कि एक ऑर्थो नाइट्रो और एक क्या बनेगा बच्चों, पैरा नाइट्रो। तो ये इसका क्या है, मेजर है, ये क्या है, माइनर है। सल्फोनेशन H2SO4 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट, तो आप देखोगे कि सल्फोनेशन में भी ClSO3H प्लस यहां पर आ जाएगा ClSO3H। तो ये क्या है, मेजर होता है। जस्ट ऐसा ही RX और AlCl3 कौन सी हो गई बच्चों, ये फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो यहां पर हमारा आ जाएगा Cl और R प्लस Cl और R, यहां पर ये मेजर है। या फिर हम कहें कि RCOX और AlCl3 फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो आप जानते हैं कि यहां पर Cl COR, इस तरह से Cl COR। तो ये सब कौन सी रिएक्शंस हैं, हैलोएरीन्स में जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ और रिएक्शंस यहां पर ले रहे हैं और ये है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। मतलब हम ये कहें कि ये है रिएक्शंस विद मेटल्स। समझ गए बच्चों कि अब हम यहाँ पर जो हैलोएरीन्स हैं उनकी रिएक्शंस देखेंगे मेटल्स के साथ कौन कौन सी हैं। तो एक होती है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। आप जानते हैं कि यहाँ पर लिया जाए C6H5 हैलोएरीन प्लस 2Na प्लस XR, मतलब ये है फेनिल हैलाइड। समझ गए बच्चों, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। इनकी रिएक्शन में ये हैलोजन ग्रुप में बनेगा C6H5R प्लस 2NaX। ये क्या बन गया बच्चों, एल्काइल बेंजीन। यहां पर C6H5Cl प्लस 2Na प्लस यहां पर हो गया ClCH3, तो यहां हो जाएगा C6H5CH3
टॉलुइन, ओके, प्लस 2NaCl। इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं बच्चों। कौन कौन से हो सकते हैं देखो, C6H5 C6H5 प्लस CH3। क्यों? क्योंकि इनमें अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो ऐसे में इनके बीच में हो सकती है रिएक्शन, इनके बीच में। तो ये जो प्रोडक्ट्स समझ गए ना, ये तो वुड्स प्रोडक्ट है और ये फिटिक प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन है वुड्स फिटिक। और फिटिक रिएक्शन अगर आपसे पूछी जाती है, ओके, तो फिटिक रिएक्शन में आप देखोगे कि दोनों हमें क्या लेना होता है, C6H5 2Na प्लस Cl C6H5। तो यहाँ पर ये बनेगा C6H5 बाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, डाइफिनाइल कंपाउंड। यहाँ पर एक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक से हैं तो हमारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है फिटिक। और एक आपने देखा होगा बुर्ज रिएक्शन, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता दूं, वहां पर सिर्फ क्या लिया जाता है, हैलोजन, मतलब ये होते हैं हमारे पास एल्काइल हैलाइड होंगे इस तरह से। इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, समझ गए? तो इस तरह से हेलो एरिन्स में बुर्ज फिटिक और बुर्ज रिएक्शन, तो ये दो मिलती है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बुर्ज फिटिक है, इसमें बुर्ज रिएक्शन भी है और फिटिक रिएक्शन भी है, और दोनों का प्रोडक्ट भी है, बुर्ज फिटिक प्रोडक्ट भी है। और फिटिक रिएक्शन में केवल आप देख रहे हैं हेलो एरिन्स यूज होते हैं। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये किसके लिए हैं, मेटल के साथ। एक तो ये हो गई बच्चों मेटल के साथ रिएक्शन। एक उल्मान रिएक्शन होती है, ओके, वो भी हम देख लेते हैं, एक उल्मान रिएक्शन। तो मेटल के साथ जो रिएक्शंस बता रहा हूं मैं, उनमें से एक रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन, ओके। इसमें लिया जाता है C6H5I प्लस Cu प्लस I C6H5, यहां से ये रिमूव होगा, और इसमें भी डाइफेनिल कंपाउंड बनता है C6H5 प्लस Cu2I2। तो ये है डाइफेनिल कंपाउंड, समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ये है उल्मान रिएक्शन। तो बुर्ज फिटिक उल्मान। इसके अलावा आप देखोगे मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हो जाएगी C6H5Mg, सॉरी यहाँ पर अगर हम Br ले लें प्लस Mg, लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ड्राई ईथर, तो बनता है C6H5Mg Br, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए ना? इस तरह से। तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जस्ट ऐसा ही लिथियम के साथ भी होती है बच्चों, ठीक है, रिएक्शन विद लिथियम। तो यहां पर लिथियम के साथ C6H5, ये है Cl प्लस या Br, कुछ भी ले सकते हैं, सपोज Br ले ली 2Li, तो C6H5Li प्लस LiBr, ठीक है। तो ये है फेनिल लिथियम। ये दोनों क्या है बच्चों, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन सीधा मेटल एटम से बॉन्डेड होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं हेलो एरिन्स की, ओके। तो इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स जो नॉर्मली यूजेस होते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी दिखते हैं कहीं ना कहीं इनका यूजेस, ओके। तो देखो इनमें सबसे पहला है DDT, इसका IUPAC नेम है 2,2-bis पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ओके। या इसी को बोलते हैं डाइफेनिल, ओके, ट्राइक्लोरोइथेन, DDT।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन देखें और इसी में स्ट्रक्चर में बता देता हूँ इसका आईपीसी नेम। तो देखो यहाँ पर लिया जाता है क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन होती है क्लोरल से। ये क्या है? क्लोरल। क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, इनकी रिएक्शन से बनता है डीडीटी। ये H2O ऐसा निकल जाता है, ये पैरा पोजीशन, ऐसा नहीं है। इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट भी बनता है बच्चों, लगभग 17% तक ऑर्थो मींस क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन से भी हाइड्रोजन रिमूव होता है क्लोरल के साथ, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं है जितना कि ये पैरा क्लोरोफेनिल वाला है। समझ गए ना? तो ये बनता है डीडीटी। देखो आप इसके आईपीसी नेम में ऐसे समझ सकते हैं 1 और ये क्या हो गया 2। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 बार फेनिल क्लोरोफेनिल ग्रुप है, तो हम इसमें डाइक्लोरोफेनिल नहीं लगाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन नेम हो जाएगा। नेम में डाइफेनिल कंपाउंड होता है अपने आप में, तो हम इसे लिखेंगे बिस, पैरा क्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरोइथेन। 2 कार्बन की कार्बन चेन, इसलिए इसका नेम है आईपीसी नेम। अब ये बता दूं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक जो है स्मेल होती है, ओडर होती है, और वाटर इंसॉल्युबल है, पॉइजनस है, और मॉस्किटोज लाइज इनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इन्हीं के लिए ये यूज भी होता है। इनको किल करने के लिए डीडीटी का यूज होता है, मच्छर को मारने के लिए। लेकिन ये जो है केमिकली स्टेबल है, लंबे समय तक बना रहता है। इसके अलावा ये फैट टिश्यूज जो होते हैं उनमें सॉल्युबल है, तो ये प्लांट के थ्रू या और भी अदर जो है बायोलॉजिकल सिस्टम से होता हुआ और ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाता है। और ये क्या है? फैट सॉल्युबल है, जिसके कारण बहुत सारी इससे जो इसके यूज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आने लगते हैं। और यही रीजन है कि इसका अब यूज जो है बच्चों वो क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है ड्यू टू केमिकल स्टेबिलिटी एंड फैट सॉल्युबिलिटी। इट इज डिपोजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज। Okay, therefore problems arises used to DDT so that it used to bend। समझ गए ना बच्चों कि ये फैट जो टिश्यूज है उनमें सॉल्युबल होता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए अब DDT का उतना यूज नहीं होता। अब दूसरा आता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी का आईयूपीएसी नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन लिंडेन गिमेक्सेन 666। ये जो है बच्चों पेस्टिसाइड्स हैं और इनका यूज एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है। ओके, और इसका सबसे ज्यादा लिंडेन के नाम से होता है इसका। क्लोरबेंजीन पर जब क्लोरीनेशन कराया जाता है लाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट में, तब इसमें क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और इस तरह से बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है, मींस रिंग सैचुरेट हो जाती है और इस तरह से क्लोरीन जुड़ जाते हैं। इन क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम्स की स्पेशियल पोजीशन के बेस पर ये 8 टाइप्स के होते हैं इसके आइसोमर्स। 8 आइसोमर्स पॉसिबल है बच्चों, जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा और इस तरह से एप्सिलॉन आदि के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है गामा आइसोमर, जो इसका पेस्टिसाइड में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, तो ये यूज होता है। ये फैट सॉल्युबल नहीं है बट मोर टॉक्सिक देन डीडीटी एंड मोर इफेक्टिव फॉर, ठीक है, जो है इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज होता है और मोर इफेक्टिव है देन डीडीटी। और वह ये फैट सॉल्युबल नहीं है, इसलिए डीडीटी की जगह इसका ज्यादा यूज होता है। समझ गए बच्चों कि ये 8 समवायियों में मिलता है, किंतु गामा आइसोमर सबसे अधिक प्रभावी है, डीडीटी से अधिक जहरीला है, किंतु वसित को संग्रहित नहीं होता। और ये लिखा है डीडीटी के बारे में यहाँ पर किसकी जल में अम्लीय, विषैला, मच्छर, जू आदि के प्रति बहुत अधिक प्रभावी है। इसकी रासायनिक स्थिरता, वसित को अम्लीयता के कारण इसका उपयोग हानिकारक है और इसलिए इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। ये इसका लिखा है बच्चों डीडीटी, और ये लिखा हुआ है बीएससी। बीएससी के गामा आइसोमर का ये स्ट्रक्चर है। समझ गए बच्चों, जो कि क्लोरीन आप देख रहे हैं, क्लोरीन इस तरह से है। अल्टरनेट आपको यहां से ध्यान रखना है, एक फिर अल्टरनेट फिर दूसरा फिर तीसरा, और यहां जाके इस तरह से अल्टरनेट होते गए। सिर्फ इसको छोड़ दें तो बाकी सब अल्टरनेट है। तो ये है गामा आइसोमर। तो समझ गए ना डीडीटी के बारे में। और बीएचसी, इनके आईयूपीएसी नेम, इनका कौन सा आइसोमर इफेक्टिव है, ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, कितने आइसोमर्स हैं, ये छोटा छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ओके, तो इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फ्रियोन्स के बारे में। फ्रियोन्स होते क्या है? फ्रियोन्स हैं क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। समझिए बच्चों कि ये क्या है, मीथेन और इथेन के जो हैं ये हैं क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव्स, मींस इनके हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूटेड कर दिया जाए तो अब जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या है? फ्रियोन्स। इनका IUPAC नेम होता है फ्रियोन्स XYZ। यहाँ X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। जितने भी कार्बन है फ्रियोन्स में उसमें से एक माइनस कर दें तब बनेगा X का वैल्यू। Y है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, उसमें जितने भी हाइड्रोजन है उसमें एक +1 कर दें तो Y का वैल्यू आ जाएगा। और Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। देखो हम इनके IUPAC नेम करते हैं CFCl3। अब यहां पर अगर आप देखें तो X की वैल्यू क्या है? यहां पर आप देखो X तो 0 है, Y कितना हो जाएगा 1 और Z कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो हमारा ये हो जाएगा फ्रियोन 1 1। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। X की वैल्यू 0, Y हो गया 1 और Z भी कितना हो गया 1। जितने भी कार्बन है उसमें, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो है नहीं तो हमारा Y 1 हो जाएगा। Z जितने भी फ्लोरीन है वो वैल्यू लिखें और X क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उसमें से -1। तो एक ही कार्बन है, एक गया तो ये हो गया। अब यहां आ जाए, इसका क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रियोन। अब देखो इसमें कार्बन एक ही है तो हट गया, फ्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन क्या है तो ये हो जाएगा फ्रियोन 1 2। समझ गए ना? हाइड्रोजन प्लस तो X की वैल्यू Y की वैल्यू 1 हो गई और Z की वैल्यू देखो आप 2 हो गई तो ये हो गया फ्रियोन 1 2। अब यहां आ जाओ आप, इसमें क्या है? कार्बन। तो देखो फ्रियोन 1, यहां पर X 0 था, Y 1 था, Z 2 था। यहां देखो आप फ्रियोन, तो यहां पर कितना हो जाएगा? X की वैल्यू तो 1, Y की वैल्यू 1, ठीक है, और Z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारा फ्रियोन 1 1 1। ऐसे ही इसमें आ जाओ बच्चों, फ्रियोन ये हो जाएगा 1, ठीक है, और हाइड्रोजन तो 1 1 और यहां क्या आ जाएगा 4। तो ये इनके इस तरह से IUPAC नेम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। और इस तरह से इनके ये हैं फ्रियोन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर। अब मैं इनकी प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ओके, तो ये अब देखो बच्चों, जो फ्रियोन्स हैं उनकी प्रिपरेशन बता दूं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो फ्रियोन्स को स्वार्ट्स मेथड से बनाया जाता है। ओके, स्वार्ट्स मेथड में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की रिएक्शन SbF3 से SbCl3 की प्रेजेंस में तो ये बनते हैं, या फिर HF की रिएक्शन से बनते हैं। तो बच्चों ये एक स्वार्ट रिएक्शन है। जो फ्रियोन्स हैं बच्चों ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन कोरिसिव है और इजीली लिक्विफाइबल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनका एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल यूज बताते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, इसके अलावा एयरोसोल प्रोपिलेंट इनमें होता है। लेकिन इनके यूज के साथ एक प्रॉब्लम भी है। ये जब फ्रियोन्स स्ट्रेटोस्फीयर्स में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर्स में, ओके, स्ट्रेटोस्फीयर्स जहां ओजोन लेयर है तो वहां पर ये एक ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट कर देते हैं चेन रिएक्शन में। मतलब है कि जो फ्रियोन्स हैं बहुत अच्छे यूजफुल और बहुत अच्छे केमिकल्स भी हैं, लेकिन इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। आज ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है वो इन्हीं के इफेक्ट से हो रहा है, इनके यूज से हो रहा है। ये एक चेन रिएक्शन देते हैं, तो अभी मैं वो चेन रिएक्शन आपको बताता हूँ डिप्लीशन की। तो यही मैंने लिखा, एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। समझ गए ना? फ्रियोन 12 मैन यूज्ड फॉर द एरोसोल प्रोपिलेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग पर्पस। समझ गए बच्चों? बहुत अधिक स्थायी है, क्रियाहीन है, अवैसल्य है, असंचारक है, आसानी से द्रवित होने वाले हैं। इसलिए इनका मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? एरोसोल प्रोपिलेंट में और प्रशीतन में और एयर कंडीशनिंग। लेकिन ये बहुत हार्मफुल भी है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये ओजोन लेयर अपक्षय जो है, ओजोन परत अपक्षय वो कर रहे हैं, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके यूज में अब बैन लगा दिया गया है, इनकी जगह दूसरे सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। ओके, तो
पहले आप इसे लिख लें। अब देखो मैं बताता हूं आपको, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटम कौन सा है, क्लोरीन या फ्लोरीन। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है उसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो देखो आप यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होती है C2F2। जैसे ही लाइट पड़ती है ये इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं और क्लोरीन फ्री हो जाते हैं। ये क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन गए बच्चों, फ्री रेडिकल। अब क्या होता है कि जो ओजोन है, ओजोन से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और इस तरह से एक फ्री रेडिकल फिर बन जाता है। अब ये फ्री रेडिकल दोबारा ओजोन से रिएक्शन करेगा और 2O2 + Cl, तो ये जो Cl है यहाँ पर और ये जो बना है ये एक चेन रिएक्शन चलाता है और एक फ्रेयॉन का मॉलिक्यूल लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है इससे हमारी ओजोन लेयर जो है पतली हो रही है, थिन हो रही है और इससे हमारी बॉडी में जो अल्ट्रावायलेट रीजन, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है हमारी बॉडी पर। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन की मैकेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल है इसका क्लोरीन। लाइट पड़ते ही फ्री क्लोरीन बनता है, फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल ओजोन लेयर को चेन रिएक्शन में लगातार ओजोन से किस में चेंज कर रहा है, O2 में। समझ गए ना, तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे देता हूं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, पहले आप इन्हें खुद कंप्लीट करें, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर आप उससे मिला लें। ओके, तो आपने इसको नोट करना है सबसे पहले और आप खुद करने की कोशिश करें। लिख लिया? अब हम देखो इसको कंप्लीट कर देते हैं। पहला है CF2 और टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो बनता है टेफ्लॉन। क्या बन जाता है बच्चों, टेफ्लॉन। एक पॉलीमर है टेफ्लॉन। समझ गए ना, ये पॉलीमर चैप्टर में भी आएगा। पहले इसमें आ जाए तो यहाँ पर बनता है CCl2। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। इससे रिएक्शन कराओगे तो लास्ट में बन जाएगा CHCl समझ गए ना। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे समझ गए। तो एक इसमें है, ये जो है वेस्ट्रॉन है और ये क्या है, वेस्ट्रोसॉल। दोनों सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं फैट रेजिन ऑयल के लिए, बहुत अच्छे सॉल्वेंट है। तो ये वेस्ट्रोन और ये वेस्ट्रोसॉल। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ समझ गए ना, पहले दोनों क्लोरीन 2 मोल्स लगे तो ऐड हो गया, फिर यहाँ से HCl निकल गया तो ये बन गया। इसमें आप NBS की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ का सब्स्टिट्यूशन करा देना है आपको। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों पॉसिबल है इसमें, ये है। इसमें रिएक्शन कराओगे बच्चों, समझ गए ना, आपको बताना है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। तो देखो आप क्या बना सकते हैं इसका प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है इस रिएक्शन का। सॉरी, यहाँ पर Cl नहीं है, इसकी रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड के साथ CF3CH3। ये है, गलत लिखी है, ये है CH3। जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बन जाएगा CH2Br। ओके, ये है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो बच्चों, ये Br है और ये Cl, तो Mg यहाँ एंटर होगा, तो यहाँ जो आपका ये बनेगा वो बन जाएगा MgBr। फिर इससे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा CH2OH। एसिटल्डिहाइड के साथ गिरना रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ये है रिएक्शन, तो आप जानते हैं कि ये मेटा डायरेक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आपको CH3 इस तरह से जुड़ा दिखेगा। यहाँ आ जाए, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो समझ गए बच्चों, ये रिएक्शन वाली, ये वाली रिएक्शन कि आप CF3 के साथ रिएक्शन कराएंगे AlCl3 की, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट ऐसा यहाँ आ जाए तो देखो बच्चों, यहाँ से ये निकल जाएगा और पहले एक बेंजाइन बनता है ऐसा। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये तो यही रहेगा और यहाँ पर ये हो गया, देखो 1 2 3 4,
तो इन दो कार्बन से जुड़ गया और बीच में ऐसा ऑक्सीजन आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। समझ गए? तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शन वन रिचर मेथड में वन रिचर रिएक्शन है। ये कौन सी है बच्चों? वन रिचर रिएक्शन। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हटता है और उसकी ऑर्थो पोजीशन में साइनाइड ग्रुप आ जाता है। तो इसका जो कंपाउंड है वो ये है और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो साइनाइड यहाँ और ब्रोमाइड। ध्यान रखें N2 हटता है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा? CN ग्रुप। इसे बोलते हैं वन रिचर रिएक्शन। आप इसको देख सकते हैं किसी भी अच्छे से टॉपिक के में मिल जाएगा। ये आपको आगे भी बताऊंगा। नाइट्रोबेंजीन जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा मैं आपको। इसकी रिएक्शन कराओगे, देखो बच्चों यहाँ कोई भी कार्बन अदर हाइड्रोजन नहीं है तो ये पूरी रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये बनेगा CF3COOH इस तरह। इसमें आप रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहले यहाँ पर COOH, फिर इसके बाद इसमें सोडा लाइन के साथ हीट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? बेंजीन। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस रह गई थी जो मैंने आपको बता दी। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आप हेलो एल्केन्स में देख रहे हैं, हेलो एरीन्स में जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए। तो यहाँ तक आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। ओके, तो ये हमारा आज हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ओके, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स फर्स्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।